देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के साथ के सामने मौत दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, पहली बार कांग्रेस पार्टी ने इतिहास में अपनी सरकार के माध्यम से ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बैलेट पेपर के साथ चुनाव कराने का सरकारी आदेश जारी कर दिया है। दोस्तों बताएंगे कौन से राज्य से यह पहली बड़ी घटना सामने आई है, बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ममता बनर्जी ने ऐसा क्या कर दिया कि बीजेपी के लोग भड़के पड़े हैं दोस्तों जमकर। बीजेपी के नंबर 2 नेता की बेइज्जती तक हो गई है दोस्तों। और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कौन से राज्य में मध्यावधि चुनाव होने के संकेत मिल रहे हैं दोस्तों। और बीजेपी के डिप्टी सीएम को अब अधिकारी भी पहचानने से मना करने लगे हैं, बताएंगे कौन से राज्य का है ये नया मामला दोस्तों। और क्या बीजेपी का मंत्री देगा इस्तीफा, विपक्षी नेता ने ही दबाव बनाना शुरू कर दिया है दोस्तों। इसी के साथ में बिहार में बीजेपी के बिहार बंद के कारण बीजेपी के खिलाफ लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि बैलेट पेपर के साथ देश का चुनाव कराया जाना चाहिए और बैलेट पेपर पर लोगों का भरोसा है, अब दुनिया के ज्यादातर देशों की तरह भारत को भी बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी की ओर से कर्नाटका के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र को लेकर किए गए बड़े खुलासे के बाद राहुल गांधी और बीजेपी के लोग एक दूसरे के आमने सामने हैं दोस्तों। भाजपा के लोग मामले को कहीं से कहीं ले आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी इस बात पर पूरी तरीके से अड़ी है कि जब तक चुनाव आयोग के द्वारा इन त्रुटियों को, इन गलतियों को दूर नहीं किया जाता तो फिर इसके खिलाफ लगातार मोर्चा खोलते रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि पहले तो एटम बम फोड़ा था, अब अगला हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। राहुल गांधी के ऐलान के बाद यह तय है दोस्तों कि वो कोई ना कोई विधानसभा का आंकड़ा जुटा रहे हैं और जल्दी उससे लेकर कुछ बड़ा खुलासा करते दिखाई देंगे दोस्तों। ऐसे में कई सारी चर्चाएं कर्नाटका में इस बात को लेकर चल रही थी कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने लगभग 1 लाख वोटों के हेर फेर के आरोप लगाए, तो उसके बाद चुनाव आयोग कोई रिस्पांस करने को तैयार क्यों नहीं है दोस्तों। हालांकि कांग्रेस पार्टी अब तक कई राज्यों के अंदर ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है दोस्तों, और ईवीएम की जगह देश का चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग कर चुकी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो अब तक बड़े आंदोलन भी किए हैं दोस्तों, वो केवल राज्यों तक सीमित था और उसमें केवल कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल के तौर पर विरोध कर रही थी। लेकिन पहली बार कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम वाले मामले को लेकर अपनी सरकार के तंत्र का इस्तेमाल करते हुए ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से इलेक्शन कराने को लेकर आदेश जारी कर दिया है दोस्तों। आपको बता दें कि कर्नाटका राज्य से यह बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर कर्नाटका के अंदर एक कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है, यानी सरकार के मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों की बैठक बुलाई जाती है। इस बैठक में कैबिनेट की मीटिंग के दौरान ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से मतदान कराने की सिफारिश जारी की गई है दोस्तों। और राज्य के निर्वाचन आयोग, जिसे SEC बोला जाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन को मतदाता सूची स्वतंत्र रूप से तैयार करने और संशोधित करने का अधिकार देने का फैसला लिया गया है। यानी अभी तक जो स्थानीय स्तर के चुनाव होते थे दोस्तों, जिसमें ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता था, उसमें अब ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होगा। और जो पहले विधानसभा चुनावों के लिए लिस्ट बनाई जाती थी, जिस लिस्ट पर राहुल गांधी ने भी कई बड़े खुलासे किए दोस्तों, उस लिस्ट की जगह अलग से नई लिस्ट बनाने के आदेश कांग्रेस की सरकार ने जारी कर दिए हैं। स्टेट के इलेक्शन कमीशन को बोला गया है कि वो नया स्वतंत्र रूप से एक लिस्ट तैयार करे। कानून मंत्री HK पाटिल के अनुसार ये कदम ईवीएम पर भरोसे की कमी के कारण और मतदाता सूची में शिकायतों के मद्देनजर लिया गया है और कहा गया है कि 15 दिन के अंदर हम इस आदेश को लागू करवा देंगे। स्थानीय निकाय चुनाव, जिसमें जिला, तहसील, ग्राम पंचायत और नगर निगम के साथ साथ सिटी और टाउन नगर पालिका के आगामी चुनाव को बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। ईवीएम का उपयोग करने से कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इंकार कर दिया है, मना कर दिया है दोस्तों। और स्टेट इलेक्शन कमीशन को जो बोला गया है काम करने के लिए, इसे लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है दोस्तों। आपको बता दें कि इस बैठक के दौरान सरकार के सभी आला अधिकारी भी मौजूद थे दोस्तों, और कैबिनेट की बैठक थी तो सारे हाई प्रोफाइल मंत्री भी मौजूद थे, और इसके बाद यह आदेश जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि यह अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी तक केवल एक पॉलिटिकल पार्टी यानी राजनीतिक दल के तौर पर ईवीएम को लेकर कहीं कहीं आंदोलन कर रही थी, लेकिन अभी एक सरकार के तौर पर उनका यह आदेश आ गया है दोस्तों। ईवीएम की जगह अगर बैलेट पेपर से चुनाव पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल बनेगा, जिससे भारत के अंदर कई राज्य इस पर विचार करेंगे। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीते दिन पश्चिम बंगाल के विधानसभा में जबरदस्त तरीके का हंगामा देखने को मिला दोस्तों। बीजेपी के चीफ व्हिप शंकर घोष के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई दोस्तों, और निलंबन करने के बाद वो सदन से बाहर नहीं जा रहे थे तो मार्शल बुलाकर घसीट कर बीजेपी के चीफ व्हिप को वहां से बाहर निकलवाया गया दोस्तों। बीजेपी के कई सारे और विधायकों को भी निलंबित कर दिया गया। हंगामे के दौरान टीएमसी और बीजेपी के दोनों नेता नारेबाजी कर रहे थे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सदन के अंदर मोदी चोर, वोट चोर के नारे लगा रही थी और बीजेपी के विधायकों ने इसे लेकर विरोध दर्ज कराना
शुरू कर दिया दोस्तों, लेकिन ममता बनर्जी नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मैं तो ये नारा लगाऊंगी और उन्होंने जोर जोर से वोट चोर, गद्दी छोड़, मोदी चोर के नारे लगाए दोस्तों। और स्पीकर विमान बनर्जी की ओर से शंकर घोष के खिलाफ दिन भर के लिए निलंबन का आदेश जारी किया गया दोस्तों। आदेश न मानने के बाद बीजेपी के नेता को घसीटकर वहां से ले जाया गया। हंगामे में और भी बीजेपी के विधायक जैसे अग्निमित्र पॉल, अशोक डिंडा और अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई दोस्तों। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार और वोट चोरी के आरोप लगाए। सदन के अंदर मोदी चोर, वोट चोर के नारे सबसे ज्यादा बीजेपी के लोगों को चुभने लगे दोस्तों, लेकिन ममता बनर्जी बार बार ये नारा लगाते हुए उन्हें और ज्यादा बीजेपी वालों को रुला रही थी दोस्तों। और बीजेपी के लोग इसका बार बार विरोध कर रहे थे, इसके बावजूद ममता बनर्जी नहीं रुक रही थी। इससे एक बात स्पष्ट है कि राहुल गांधी का जो वोट चोर, गद्दी छोड़ का नारा है, अब वो बंगाल भी पहुंच चुका है और बीजेपी वाले इसके चपेट में आ चुके हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी वालों को थोड़ा संयम रखना चाहिए और इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए, वैसे भी वो बंगाल है, तो अपनी राय जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के अंदर आरक्षण को लेकर लगातार एक के बाद एक आंदोलन की शुरुआत होती दिखाई दे रही है। पहले मराठा समाज ने जोरदार विरोध किया दोस्तों, इसके बाद ओबीसी समाज भी अब पूरी तरीके से गोलबंद होता दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे करके माहौल बनता जा रहा है दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि हम लोग मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ सकते हैं, यानी मध्यावधि चुनाव हो सकता है, मिड टर्म इलेक्शन हो सकता है। और यानी वो कहना चाहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर कभी भी बीजेपी और एनडीए गठबंधन की सरकार गिर सकती है। और कारण आप लोग जानते हैं दोस्तों कि लगातार आरक्षण को लेकर दो अलग अलग समुदायों की ओर से आंदोलन किया जा रहा है और बीजेपी किसी की मांग पूरा नहीं कर पा रही है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने ये जो दावा किया है कि कभी भी सरकार गिर सकती है, इसके बाद एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से ही जुड़ी सामने आई है दोस्तों। दरअसल महाराष्ट्र के अंदर एनडीए गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद और राज्य का उप मुख्यमंत्री होने के बावजूद दोस्तों अजीत पवार को पहचानने से सोलापुर के डीएसपी ने मना कर दिया। आपको बता दें कि सोलापुर के डीएसपी से फोन पर बात कर रहे थे अजीत पवार और इस दौरान अजीत पवार कहते हैं कि मैं उप मुख्यमंत्री हूँ, उप मुख्यमंत्री बोल रहा हूँ, एक्शन रोको, तुम पर एक्शन लूं क्या, इतनी डेयरिंग हो तुम, ये सवाल पूछा गया डीएसपी से दोस्तों। तो डीएसपी ने पहले तो पहचानने से मना कर दिया और कहा कि मेरे फोन पर फोन करिए तब मैं इस बात को मानूंगी। कुल मिलाकर दोस्तों ऐसा लग रहा है कि अब अजीत पवार की डीएसपी लोग भी नहीं सुन रहे हैं दोस्तों। धीरे धीरे करके महाराष्ट्र से ऐसी और भी खबर आ सकती है। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्री हैं दोस्तों छगन भुजबल, जो अपने आप को बहुत बड़ा ओबीसी समाज का नेता बताते हैं और मराठा आरक्षण के आंदोलन के बाद वो दावा कर रहे हैं कि ओबीसी समाज के लोग भी इसे लेकर जोरदार आंदोलन करेंगे। ऐसे में दोस्तों अब संजय राउत की ओर से छगन भुजबल को एक चुनौती दी गई है और कहा गया है कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा आरक्षण आंदोलन को हवा देकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान राउत ने कहा कि ओबीसी समुदाय के वरिष्ठ नेता भुजबल ने खुद स्वीकार किया कि उनके समाज के साथ अन्याय हुआ है, उसके बदले वह उसी मुख्यमंत्री के अंतर्गत काम कर रहे हैं जिनके फैसले से ये स्थिति बनी है। राउत ने व्यंग कसते हुए कहा कि यदि भुजबल को अपने समाज की चिंता है तो उन्हें मंत्री के पोस्ट से इस्तीफा दे देना चाहिए। कैबिनेट मीटिंग से दूरी बनाई थी छगन भुजबल ने दोस्तों, यानी बीते दिन जब बीजेपी सरकार की बैठक हुई थी तो उसमें कैबिनेट मंत्री ही नहीं पहुंचे थे दोस्तों। एक तरीके से भुजबल अपना विरोध जता रहे हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि वो इस्तीफा कब देंगे। समाज के नाम पर ही विरोध करके इस्तीफा देकर उनको बताना चाहिए कि वो अपने समाज को लेकर काफी चिंता करते हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में महागठबंधन के द्वारा निकाले जा रहे वोटर अधिकार यात्रा के कारण बीजेपी के लोग बुरी तरीके से परेशान हो गए हैं दोस्तों। यानी राहुल गांधी की यात्रा संपन्न होने के बाद से वोटर अधिकार यात्रा कई छोटे छोटे अलग अलग इलाकों में अभी भी किसी न किसी तरीके से पार्टी के नेताओं के द्वारा जारी है दोस्तों। ऐसे में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के समापन के बाद बीजेपी के लोग नरेंद्र मोदी को गाली दे दिया, इस तरीके का माहौल बनाकर बीते दिन बिहार बंद का ऐलान कर रहे थे दोस्तों। और बिहार बंद करने के लिए जगह जगह आने लगे थे, हालांकि बिहार बंद का कहीं कोई असर देखने को नहीं मिला। बीजेपी के लोग जबरदस्ती एम्बुलेंस से लेकर बच्चों की गाड़ियां, स्कूल की गाड़ियां रुकवाने लगे दोस्तों। लोगों के पर्सनल गाड़ियों को कई घंटे रुकवाने की कोशिश करने लगे। ऐसे में कई जगह पर बीजेपी के लोगों के साथ में जोरदार तरीके का बवाल हुआ दोस्तों। बिहार के लोग सिंपल सा क्वेश्चन पूछते थे कि ये बताओ कि अगर नरेंद्र मोदी को गाली देने वाला जेल में बंद हो चुका है और जिस पार्टी के मंच से गाली दिया गया उसने भी उसका खंडन कर दिया, तो अब आप क्या चाहते हो? क्यों बिहार बंद करके लोगों को परेशान करना चाहते हो? तो घूम फिरकर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो बीजेपी को सिंपैथी देने वाले यानी भाजपा का सहयोग करने वाले लोगों से ज्यादा वे लोग नाराज हो गए थे जिनको रोका गया और उन्होंने कहा कि यह पूरी तरीके से हम लोगों के काम में अड़ंगा डालने से जुड़ा हुआ मामला है, हम इसका विरोध करते हैं। और बीजेपी चली थी बिहार बंद करके नरेंद्र मोदी के नाम पर सहानुभूति बटोरने के लिए दोस्तों, लेकिन अंततः हुआ क्या हुआ ये कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों में एक माहौल देखने को मिला और लोग बीजेपी को अब आईना दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी से बोल रहे हैं कि ऐसा करके केवल आम जनता को परेशान कर रहे हैं, इससे कुछ हासिल वासिल होने वाला नहीं है दोस्तों। और बात एकदम वास्तविकता वाली है। अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा ही चले थे सिंपैथी बटोरने के
लिए, सहानुभूति लेने के लिए, लेकिन मामला एकदम उल्टा पड़ गया है। तो अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में खींचतान लगातार जारी है दोस्तों। ऐसे में नालंदा के अंदर जनता दल यूनाइटेड के नेता और बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार, जिनको कुछ दिन पहले जनता ने गांव से दौड़ाया था दोस्तों, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से बड़े भाई की भूमिका निभाएगी, यानी जनता दल यूनाइटेड सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसा बयान जैसे ही आया वैसे ही उपेंद्र कुशवाहा ने इस पर प्रतिक्रिया दी दोस्तों। कुशवाहा कहते हैं कि बड़ा भाई कौन होगा ये अभी तय नहीं हुआ है, ये बातचीत जब होगी तब जाकर सब कुछ तय होगा। उन्होंने कहा कि कौन बड़ा भाई होगा ये जब तय होगा तब तय होगा। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू को बड़ा भाई मानने से असहज महसूस कर रहे हैं दोस्तों। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा जिस कोयरी समाज से आते हैं वो पारंपरिक रूप से एनडीए का वोटर माना जाता है, लेकिन बीते लोकसभा चुनाव में कुशवाहा मतदाताओं ने दोनों गठबंधन को वोट दिया। महागठबंधन ने 6 कुशवाहा उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिसके बाद कुशवाहा समुदाय के मतदाताओं ने एक बड़े हिस्से ने महागठबंधन की तरफ अपना वोट डाला। लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी उन्हें राज्यसभा भेजकर कुशवाहा मतदाताओं को रिझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अब कुशवाहा समुदाय के नेता बचे नहीं है दोस्तों। इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि उपेंद्र कुशवाहा खुद अब बैकफुट पर है। तो अब वो सोच रहे हैं कि ज्यादा सीटें तो मिलेगी नहीं इस बार चुनाव लड़ने के लिए, तो नीतीश कुमार के खिलाफ ही, यानी नीतीश कुमार को जो बड़े भाई की भूमिका में बताया जा रहा है, तो उसका विरोध करके ही कुछ ना कुछ सीटें इकट्ठा कर ले, जिसे आने वाले दिनों के अंदर उनकी राजनीति बच जाएगी दोस्तों। वरना लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से वो हारे हैं और उसके बाद अगर विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं जिता पाएंगे अपनी पार्टी का, तो फिर ऐसा माना जाएगा कि उपेंद्र कुशवाहा का राजनीति खत्म हो चुका है। उनकी कुशवाहा समाज की राजनीति अब एकदम समाप्त हो चुकी है। कुशवाहा समाज के लोग उनको अपना नेता नहीं मानते। आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों पूरे मामले पर? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उपेंद्र कुशवाहा यही नहीं रुके दोस्तों, 2 कदम और आगे निकल गए। उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि बिहार को लंबे समय से उसकी सही हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है। पिछले 50 वर्षों से देश में परिसीमन पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि बिहार की लोकसभा सीटों की संख्या 40 के 40 स्थिर रह गई है। उन्होंने कहा है कि आबादी के अनुसार कम से कम 60 सीटें बिहार को मिलनी चाहिए, यानी अब वो परिसीमन का मुद्दा उठाकर कहीं ना कहीं बिहार की अस्मिता को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन क्या वो इस बात से कनेक्ट कर पाएंगे जनता को, ये एक सबसे बड़ा सवाल रहेगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा को लेकर चर्चा यह है कि इसका ऐलान जल्द होगा दोस्तों। अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिहार के अंदर चुनाव की औपचारिक घोषणा कर देगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 30 सितंबर को स्पेशल वोटर रिवीजन के बाद चुनाव आयोग फाइनल वोटर लिस्ट जारी करेगा। ये वोटर लिस्ट अंतिम होगा और विधानसभा चुनाव की घोषणा की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि दीपावली और छठ के बाद वोटिंग की तारीखें रखी जाएगी, यानी अब जबरदस्त तरीके का घमासान बिहार में शुरू होने वाला है दोस्तों। और इलेक्शन के अनाउंसमेंट के साथ ही पार्टियों की ओर से अलग अलग तरीके की दावेदारियां शुरू हो जाएगी। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी, आप लगातार पल पल की अपडेट पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी पहुंचे थे बिहार में, जहां पर राजधानी पटना में उन्होंने कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी से मुलाकात की दोस्तों। और सीपीआई पार्टी के साथ में सीपीएम के नेता भी मौजूद रहे। सबने अपना समर्थन दिया, कहा कि हम लोग 100% बिहार से सारे जितने भी सांसद है वे सब इंडिया गठबंधन के सांसद इनके साथ खड़े हैं। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे यकीन है कि सुदर्शन रेड्डी संविधान की रक्षा करेंगे और सदन को और बेहतर ढंग से चलाने का काम करेंगे। लोकतंत्र की जननी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग लोकतंत्र की जननी से ही लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहते हैं, यानी बिहार से ही देश के लोकतंत्र को समाप्त करने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि धनखड़ ने सदन को चलाया। सक्षम मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से पता चला कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो बीमार है या उन्हें बीमार कराया गया, यह 3 लोग ही जानते हैं, 2 गुजरात वाले, एक खुद धनखड़ साहब की आखिर हुआ क्या था। बात तो एकदम सही है दोस्तों, जनता को पता नहीं चला कि आखिरकार वो सच में बीमार है या फिर केवल ये बातें बोली गई है। और तेजस्वी यादव इसी और इशारा करते हुए कहीं ना कहीं अन्य सांसदों से भी अपील कर रहे हैं, एनडीए वालों से भी, कि आप लोग भी संविधान को बचाने के लिए इस बार सुदर्शन रेड्डी जी के साथ में खड़े हो जाइए। सुदर्शन रेड्डी जीतेंगे तो लोकतंत्र की रक्षा की जाएगी। और आप सबको पता है कि वो एक जज रहे हैं, उन्होंने जज के तौर पर भारत के संविधान की रक्षा की है, तो वो भारत के संविधान की रक्षा एक उपराष्ट्रपति बनकर भी कर सकते हैं, इसीलिए उनका समर्थन किया जाना चाहिए। अलग अलग तरीके से इस पर प्रतिक्रिया
सामने आ रही है दोस्तों। एक बात तय है कि एनडीए गठबंधन के कुछ सांसदों का अगर हेरफेर होगा तो पूरा खेल बिगड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी और पूरे एनडीए गठबंधन का। दोस्तों इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि आखिर जो आंध्र प्रदेश के सांसद है वे किधर वोट डालते हैं और दूसरा तेलंगाना के सांसदों का क्या रुख होता है। यही वो दो राज्य हैं दोस्तों जहां के सांसद कहीं ना कहीं नतीजे तय करेंगे। बाकी मुकाबला तो एकदम कांटे का होगा और यही बड़ा कारण है कि बीजेपी के लोग अब मॉक वोटिंग की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, यानी वोट डालने से पहले वोट कैसे होगा उसको लेकर बार बार प्रैक्टिस किया जा रहा है। बीजेपी के नेताओं को समझाया जा रहा है कि कैसे वोट डालना है ताकि गलत वोट ना पड़ जाए। एक एक वोट इस बार काउंट होने वाला है तो जोरदार मुकाबला होगा। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर इंडिया गठबंधन के जोरदार दबाव के बाद राहुल गांधी के द्वारा बार बार मुद्दा उठाए जाने के बाद आखिरकार नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को मणिपुर जा रहे हैं दोस्तों। हालांकि अभी ये ऑफिशियल तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री मिजोरम में रेलवे प्रोजेक्ट के उद्घाटन के टाइम में मणिपुर हिंसा के बाद पहली बार मणिपुर का दौरा कर सकते हैं। मई 2023 में मणिपुर में मैतई और कुकी समुदायों के बीच में जातीय हिंसा देखने को मिली थी दोस्तों। इस हिंसा में 260 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। दौरे की तैयारी के बीच जिला मजिस्ट्रेट धरुण कुमार ने चूरा चांदपुर जिले में गुरुवार को नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया। आदेश के मुताबिक अब जिले की सीमा में बिना सरकारी अनुमति के कोई भी ड्रोन, यूएवी, गुब्बारे या अन्य चीजों के उड़ने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। चूरा चांदपुर कुकी बाहुल्य इलाका है और मिजोरम से सटा हुआ है। मणिपुर को नागालैंड पूर्वोत्तर से जोड़ने वाले हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH2 को खोलने की तैयारी हो गई है। अब देखते हैं इस मामले पर क्या कोई आधिकारिक पुष्टि आती है या नहीं आती है दोस्तों। और क्या जब नरेंद्र मोदी मणिपुर जाएंगे तो वहां के स्थानीय लोगों से मुलाकात करेंगे, उन लोगों का दर्द सुनेंगे जिन्हें इस हिंसा के कारण काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। अच्छा खासा जीवन जी रहे थे लेकिन अचानक से पूरा तहस नहस हो गया दोस्तों और एकदम अशांति फैल गई। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि मणिपुर में बीजेपी की सरकार चलती रही लेकिन कोई राहत नहीं मिली दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि लोग जब तक अपने पुराने घर वापस नहीं लौटते और जब तक उनका दुख दर्द खत्म नहीं होता तब तक भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाएगा दोस्तों। राहुल गांधी तो उस टाइम में गए थे मणिपुर जिस टाइम में मणिपुर के अंदर जबरदस्त तरीके का हंगामा जारी था, हिंसा देखने को मिल रही थी, लेकिन राहुल गांधी लोगों से मिलने के लिए पहुंचे दोस्तों, कैंपों में पहुंचे और उनके बारे में जाना, उनके हालातों के बारे में जाना और उसके बाद जाकर स्थिति एकदम शांत हो पाई है। दो शब्द आप जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश समेत पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर में बाढ़ जैसे हालात पर चिंता जाहिर की है दोस्तों। एक याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश BR गवई की पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टा ऐसा लग रहा है कि पेड़ों की अवैध कटाई की गई है। मीडिया में दिखाया गया कि किसी प्रकार की एक लकड़ियों का बहाव देखने को मिला। दरअसल दोस्तों हुआ ये कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जब बाढ़ आई तो भारी संख्या में कटे हुए लकड़ी दिखाई दिए जो पानी के साथ बहकर नीचे के इलाके की ओर आने लगे। इसे लेकर जब तस्वीरें सामने आई दोस्तों तो माथा चकरा गया कि आखिर ये लकड़ियां कटकर कहां से आ रही है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और पुष्पा स्टाइल में बह रही लकड़ियों को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार को नोटिस दिया है और मंत्री ने सीएम के डिपार्टमेंट को लेकर चिंता जाहिर किया। दोस्तों देखते हैं सरकार की ओर से क्या जानकारी दी जाती है। क्या ये वाकई इलीगल तरीके से पेड़ काटे जा रहे थे हिमाचल प्रदेश के अंदर और इस पर मुख्यमंत्री की ओर से क्या कदम उठाए गए हैं या फिर एक नॉर्मल पेड़ की कटाई की गई थी, इसमें पूरा नियम पालन किया गया था। ये सारी बातें हैं दोस्तों। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी ऑफिशियल अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में राजनीतिक हलचलें और ज्यादा तेज हो गई है दोस्तों। दरअसल हुआ यह कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी 1804 दागी उम्मीदवारों की सूची में सबसे ज्यादा सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के करीबी लोग हैं दोस्तों, जिसमें तकरीबन 72% यानी 1300 ऐसे लोग हैं जो तृणमूल कांग्रेस से या तो जुड़े हुए हैं, उनके परिवार के लोग जुड़े हुए हैं या फिर नेता के दूर के परिवार के लोग जुड़े हुए हैं दोस्तों। ऐसे में एक और बड़ी बात यह है कि विपक्ष में रहते हुए बीजेपी के अधिकतर लोग जो शोर मचा रहे थे वो भी इसमें पकड़े गए हैं दोस्तों। चौंकाने वाली बात यह है कि सूची में बीजेपी के नेताओं के परिजनों के नाम भी भारी संख्या में दर्ज हैं। ईडी ने कोर्ट में दावा किया है कि 300 करोड़ का लेन देन हुआ है। इसमें तृणमूल कांग्रेस के विधायक जीवन कृष्ण साहा की सिफारिश पर 75 लोगों को नौकरी मिली। ऐसे ही कई अन्यों को लेकर भी दावा किया गया है दोस्तों। लेकिन जो अब रिपोर्ट है उसके अनुसार बीजेपी के लोग भी बड़ी संख्या में पकड़े गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाजपा के लोग किस मुंह से पश्चिम बंगाल के अंदर इस मुद्दे को उठाएंगे और ममता सरकार को घेरेंगे। जब तृणमूल कांग्रेस के साथ बीजेपी के लोग भी पकड़े जा रहे हैं तो फिर न जाने कैसे सवाल पूछ पाएंगे। आपकी क्या राय है दोस्तों पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर
भारतीय नागरिक बनने से 3 साल पहले मतदाता सूची में सोनिया गांधी जी का नाम ऐड कर दिया गया था। ये दावा करते हुए दिल्ली के राउत रेवेन्यू कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई गई है। दोस्तों, दावा किया गया है कि सोनिया गांधी जी को 1980 में दिल्ली के निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता के तौर पर दर्ज कर दिया गया था उनका नाम, और 1983 में जाकर उनको भारतीय नागरिकता मिली है। जबकि दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि इन आरोपों में कोई दम नहीं है, क्योंकि जब दिल्ली विधानसभा बनी तब सोनिया गांधी देश की नागरिक भी थी और देश की वोटर भी थी। और 1980 की बात करें तो उस टाइम में कोई चुनाव नहीं हुआ था। 1983 में उनको नागरिकता के साथ साथ वोटर होने का अधिकार भी मिल गया था, और 1984 में जाकर इलेक्शन हुए थे तब उन्होंने वोट डाल दिया। तो इसमें कहीं कोई ऐसा गलत काम उन्होंने नहीं किया जिसे लेकर यह मुद्दा उठाया जा रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों, भाजपा ही चाह रहे हैं कि जैसे तैसे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को किसी ना किसी वोटर या चुनाव से जुड़े किसी मामले में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जोड़े, ताकि इसे लेकर जो भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठ रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे पूरे देश में गूंज रहे हैं, उस पर रोक लगाई जाए और कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर चली जाए। लेकिन जब मामला सबके सामने है कि बीजेपी महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में कराए गए चुनाव के बाद मिले 1 लाख रिकॉर्ड का कोई हिसाब किताब नहीं दे पा रही, तो फिर सवाल तो इसी तरीके से खड़े होंगे दोस्तों, और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे भी लगेंगे, चाहे इसके लिए बीजेपी अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी क्यों ना कर ले। आप क्या कहना चाहते हैं पूरे मामले पर दोस्तों? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इसी के साथ में बहुजन समाज पार्टी की हमेशा से ये नीति रही है दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी कभी भी पार्टी के सिंबल पर स्थानीय स्तर के चुनाव नहीं लड़ी। पार्टी का ये पुराना स्टैंड था, लेकिन लगातार कई सारे इलेक्शन के अंदर पार्टी को मिली जबरदस्त तरीके की शिकस्त के बाद और लगातार वोट शेयर में गिरावट के बाद पार्टी को लग रहा है कि अब नए तरीके के साथ, नई रणनीति के साथ मैदान में उतरा जा सकता है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी ने एक नई रणनीति बनाई है दोस्तों। पार्टी ने फैसला लिया है कि अब वो पंचायत के चुनाव लड़ेंगे और गांव-गांव में अपनी पैठ बनाएंगे। इसके जरिए कैडर कैंपेन जारी किया जाएगा, यानी कैडर के लोगों को जोड़ने के लिए कैंपेन लॉन्च किया जाएगा। कैंपेन में सैकड़ों लोगों को साथ में लाने के लिए सदस्यता ग्रहण करवाई जाएगी। पार्टी पदाधिकारी के मुताबिक पंचायत चुनाव जो 2027 में विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार करेगा, उसमें पार्टी पूरी ताकत लगाकर मैदान में उतरने वाली है। यानी बहुजन समाज पार्टी अपने पुराने स्टैंड को बदलकर इस बार कैडर बेस पार्टी बनने के लिए स्थानीय स्तर का चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ने के लिए तैयार है दोस्तों। यानी बहुजन समाज पार्टी कुछ बड़े बदलाव के साथ मैदान में। अगर आप भी मानते हैं कि अब बहुजन समाज पार्टी भी बाउंस बैक करेगी तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। बहुत धन्यवाद।